हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 की क्लास नंबर लेक्चर नंबर 2 है, 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करने बहुत तेज़ी स्पीड में। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है एक आपके सामने, कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र में बिंदु और पी के बीच की धारिता का मान, मतलब कैपेसिटेंस बताना है, किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में। तो बच्चों देखिए, मैं इसको आपको डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम बनाने के बाद पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअली करना क्या है, ठीक है ना। तो चलिए मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले ये कुंटे पे पी रखा हुआ है, पी से ऊपर 2 माइक्रोफैरड गया हुआ है, सारे 2 माइक्रोफैरड हैं, नहीं कुछ एक भी हैं, ऊपर 2 माइक्रोफैरड। मैं माइक्रोफैरड बार नहीं लिखूंगा, ये हो गया, ठीक है। इसके साथ लाइन में 2 गया हुआ है, फिर ये बीच में 5 गया हुआ है, यहाँ से एक पॉइंट फूटा हुआ है, यहाँ से एक 2 गया हुआ है, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ से फिर एक 2 गया हुआ है, फिर एक शॉर्ट पाथ कर दिया गया है, ओके। और फिर ये गया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, ये कितना है, 2 है, और ये भी भैया 1 है, और ये है, ये पॉइंट है, चलो। और ये पॉइंट Q है, ये P है। चलो बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन हुआ करे ना, तो सबसे पहले क्या दे दिया करो, नामकरण कर दिया करो क्वेश्चन का। तो यार बच्चों, इस पॉइंट का नाम P है, ये P है, तो ये वाला भी क्या होगा, P ही होगा, क्योंकि बीच में कोई पोटेंशियल है नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट P होंगे, ओके। देन इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये बीच में कैपेसिटर आ चुका है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया होगा, तो इसका नाम S ले लो, ओके। ये S ले लिया, और इस पॉइंट का नाम क्या ले लो यार, इस पॉइंट का नाम आपने S ले लिया है। यहाँ पे भी तो कुछ चेंज हो गया होगा, ओके, यहाँ पे भी कुछ चेंज हो गया होगा, इसका नाम M ले लो, ओके। देन ये पॉइंट क्या है, इसका नाम R ले लो, तो ये भी क्या है, R ही है, ओके, ये भी R ही है। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं। 1 देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 1 और 1 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 1 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ज्वाइन है, ये तो फालतू में मतलब परेशान कर रखा है। ये पॉइंट इन दोनों को मिला के आप एक ही कर सकते हो, मतलब इस तार को आप जो है यहाँ लगा दो, तो बात तो एक ही है ना। तो मतलब इसकी जगह कुल मिला के R और Q की जगह ये पॉइंट R है, और इस पॉइंट Q की जगह कितने माइक्रोफैरड का आ गया भैया, एक 2 माइक्रोफैरड का, ओके। ये पॉइंट Q है, अच्छा, ठीक है, ये पॉइंट Q है। अब देखिए, ये पॉइंट R था, R से एक कनेक्टेड है 2 का, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। R से एक कनेक्टेड है 2 का, किसके बीच में, पॉइंट M के बीच में। ये पॉइंट जो है M की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और M और S के बीच में ये कनेक्टेड है, ये कितने का है, एक 2 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 2 का था और ये 5 का था। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया है, S, ओके। अब S और R के बीच में एक कनेक्टेड है, कितने का, ये S है और ये R है। यहाँ भी एक कनेक्टेड है S और R के बीच में 2 का, ठीक है ना। और M पॉइंट ये है, ठीक ना, S और M के बीच में। अब S और P पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, यहाँ भी एक कनेक्टेड है यार, कितने का कनेक्टेड है, 2 का। और P और M के बीच में एक और कनेक्टेड है, 2 का। देखो यार, ये हो चुका है, ये अपने पास ऐसा सिस्टम आ चुका है, ठीक है। 2 2 5, ये 2 और ये 2 अपने पास तात्कालिक रूप से ये सिस्टम बचा हुआ है। अब अपन को इस सिस्टम को सॉल्व करना है। चलो आओ भाई, दिमाग भिड़ाओ, इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अपन को कैसे सॉल्व करना है, ये देख लो। अब एक आपने नाम सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा ये देखो, ये P है, ये पॉइंट P है, ठीक है ना। इस पॉइंट को P ले लो, ठीक है ना। और P पॉइंट है, और क्या ले लिया जाए, P पॉइंट है, ये पॉइंट S ले लो, ये पॉइंट S ले लो, और ये पॉइंट ले लो M, ओके। और ये पॉइंट ले लो R, चलो काफ़ी है।
देखो P से लेके S के बीच में एक 2 का लगा हुआ है, ये 2 का। P से लेके S के बीच में एक 2 का लगा यूज हुआ है। P से लेके M के बीच में भी एक 2 का लगा हुआ है, ये 2 का लगा है P से लेके M के बीच में। S से लेके R के बीच में एक 2 का लगा हुआ है, ये 2 का लगा हुआ है S से लेके R के बीच में। और M से लेके R के बीच में भी एक 2 का लगा हुआ है, तो 2 2 2 2 चारों लग गए। और S से लेके M के बीच में एक 5 का लगा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले टेस्ट करो कि क्या ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यदि देखो कैपेसिटी सेम है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये ब्रांच क्या हो जाएगी, यूजलेस, इसको हटा दो, कोई काम की नहीं है ये। और बाद में अपन ने 2 माइक्रोफेरेड तो आया था ही, तो 2 और 2 का सीरीज ऊपर कितना हो गया 1, और नीचे भी 2 और 2 का सीरीज कितना हो गया 1, तो 1 और 1 और साथ में 2, तो 1 और 1 का पैरेलल 2 हो गया ना। और 2 और 2 का सीरीज फिर से कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा भाई 1 माइक्रोफेरेड। देखो सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सही है, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 1 माइक्रोफेरेड ही हुआ है। तो देखो यार, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट इसमें घुस गया है ना। और आप लोग समझ सोच के व्हीटस्टोन ब्रिज का भी इस्तेमाल इसमें करना, समझ में आ गया ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लूँ हिंदी में। समांतर पट्टी, ये तो हो गया 21। समांतर पट्टी संधारित्र की पट्टियों का विभव आयाम है। जब पट्टियों के बीच में वायु माध्यम बदल करके परावैद्युत पत्र रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है। यार देखो, आपको यदि याद होगा कि अगर आपके पास E है, ये पट्टी है, और इसके बीच में जो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E, वो कितना होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है प्लस और माइनस स्विच के बीच में, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यदि आप मीडियम भर रखते हो तो ई मीडियम इक्वल टू जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इसकी एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर होता है इसका ए घट जाता है। 22 का आंसर ए होगा, बिल्कुल सही है। ओके, तो बच्चों आप लोग याद रखेंगे, ये क्या था, ये ई एयर था। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ई मीडियम इक्वल टू ई एयर अपॉन के, ई एयर अपॉन के लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ई एयर अपॉन के। तो के ग्रेटर देन 1 होता है, तो अपन को पता है 1 से छोटा तो होता ना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी, अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंदर फंसा देते हो तो। सही है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, दिए हुए चित्र में यदि D2 हो गया, दिए हुए चित्र में यदि बिंदु C को पृथ्वी से संयोजित कर दें तथा बिंदु A पर 2000 प्लस 2000 वोल्ट दें तो बिंदु B का विद्युत विभव। हाँ बढ़िया, मस्त क्वेश्चन है, इसमें मस्त लिख लो, क्योंकि यार ये क्वेश्चन हालत खराब कर देता है अगर आपको पढ़ के ना गए हो तो बच्चों ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए क्वेश्चन, दिए हुए चित्र में यदि C बिंदु को पृथ्वी से संयोजित कर दें तो बिंदु C बिंदु को यदि पृथ्वी से संयोजित कर दें तो A पर 2000 वोल्ट विभव दें तो बिंदु B का विभव बनाना है, बिंदु B पर विभव यानी कि पोटेंशियल बताना है। चलो ये तो हिंदी की बात हो गई, अब मैं इंग्लिश में आपको क्लियर कर रहा हूँ यार कि करना क्या है क्वेश्चन में। देखो यार सीन क्या क्वेश्चन का, देखो अच्छे से। सबसे पहले डाल लो क्वेश्चन नंबर 3, एक डायग्राम बना लो। ये वाले कुंटे का नाम, कॉर्नर का नाम ए दे दो। ए से 5 माइक्रोफेरेड का ये कनेक्टेड है अपन, ये पॉइंट बी है बेटा। ओके, ये पॉइंट बी है। ऊपर 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड का ये 2 कनेक्ट है, 10 और 10 के कनेक्ट हैं। ओके, और ये ऐसा है, ठीक है ना। तो भाई आपको जो है ये जो है आपको इसमें क्या कह रहा है कि A पर आपने प्लस 2000 वोल्ट दिया है, मतलब इस पॉइंट पर आपने कितना लगाया है, प्लस 2000। ओके, प्लस 2000, तो VA इक्वल टू कितना है, प्लस 2000, ठीक है ना। आपको बताना है कि VB कितना होगा, मतलब ये कुछ खा लेगा, ये कुछ वोल्टेज तो इससे चला जाएगा ना, इस पर ड्रॉप हो जाएगा ना, और इस पर ड्रॉप होने के बाद कुछ बचेगा। तो आपको बताना है कि B पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा। जब भी पोटेंशियल की कैलकुलेशन करने को आती है तो हम लोगों के हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वाकई में थोड़ी सी टफ होती है कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो बेटा अब ये देखो कि इसने कितना चार्ज खाया है,
इसने कितना चार्ज खा लिया है उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी दी है, तो अपन को इसके वोल्टेज की कैलकुलेशन हो जाएगी, और उसमें से जो नेट वोल्टेज दिया है उसमें से इसका खुद का खाया हुआ वोल्टेज यानी वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दो तो अपना वोल्टेज आ जाएगा। यही करना है, ठीक ना। चलो जिसको नहीं भी समझ में आया तो धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे, वो लोग देखते जाना। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे ही आपको इसको 2000 वोल्ट में आप इसको कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी ना भाई। इसके अंदर करंट फ्लो होना, एक तरीके से अपन यही मानते हैं कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये निकालो कि ये 2000 वोल्ट से इसने आखिर कितना चार्ज पूरे सर्किट में दिया है। समझ गए ना। ये कितना है बेटा, 10 है। कितना है ये, 10 है। चलिए आइए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे यार, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इस वाले बॉक्स को सॉल्व कर लो। तो 10 और 10 का पैरेलल सीरीज कितना आएगा, 5। तो नया वाला डिब्बा क्या बन गया, ये 5 का, ऊपर भी ये 5 का, और नीचे कितने का, 10 का। बोलो यस और नो। अरे ऊपर ये 10 और 10 5 हो गया ना मिलके, और ये 10 है, ठीक है ना। और साथ में कितना कनेक्ट है इसके साथ, 2000 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है, 2000 वोल्ट का पोटेंशियल कनेक्ट है आपको इस पॉइंट पर, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना बेटा। अब 5 और 10 का पैरेलल कितना हो गया, 15, और 15 और 5 फिर से लगा इसके सीरीज में, तो ये 15 आएगा ना, और 15 और 5 सीरीज में, क्लियर हुआ ना। तो 15 और 5 का सीरीज निकाल लो। तो 1/c इक्वल टू 1/15 प्लस 1/5 कितना हो गया भाई, 15 ही आएगा एलसीएम। हाँ 15 आएगा। 1 प्लस 3 मतलब क्या है, 4/15। तो पलटी मार दोगे तो 15/4, पलटी मार देंगे तो 15/4। मतलब ये जो सारा कैपेसिटर है, ये सारा जो कैपेसिटर है पूरा का पूरा सिस्टम ये जो लगा हुआ है इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज मांग रहा है, 15/4। बोलो हाँ या ना भाई। जो सारा का सारा कैपेसिटर लगा हुआ है ये 15/4 का वोल्टेज इसके चार्ज मांग रहा है। चार्ज 15/4 की कैपेसिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, 15/4 की कैपेसिटी मांग रहा है, दे रहा है। ओके, तो मैं इस सिस्टम को हटा के कैपेसिटी लगा सकता हूँ 15/4 की। हाँ 15/4 की कैपेसिटी लगा सकता हूँ, और इसके क्रॉस कितना कनेक्ट है बेटा, 2000 वोल्ट। तो बेटा ये बताइए जो पहला चार्ज जाएगा इसमें पूरे सिस्टम में वो कितना जाएगा, अपन को पता है Q इक्वल टू होता है C/V। तो 2000 वोल्ट है, और C कैपेसिटी कितनी आई है, 15/4। 15/4 काटो इसको यार, कितने बार आ गया, 5 से 15 में 4, 4 में 5 बार, 4 5 20, और ये देखो तो मतलब कितना आ गया, 7500 कूलम। 7500 क्यू था ना, ये क्यू 7500। और ये जो कैपेसिटी थी, ये कैपेसिटी अपनी आई थी माइक्रो में, तो माइक्रो में मतलब 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 75, 2 0 चले गए तो इंटू 10⁻⁻4, कितना, -4। ये एक काम करो, इसको और बेटर तरीके से आप इसको लिख लो, ये माइक्रो फेरेड था तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम, मतलब 10⁻⁻6 को हटा के Q इक्वल टू कितना आएगा, 7500 माइक्रो कूलम। समझ में आ गया ना, 7500 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से गया है पूरे सर्किट में, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। समझ गए ना। अब देखो ये जैसे 7500 जाएगा तो पहले कैपेसिटर से तो 7500 ही जाएगा ना, बटेगा तो आगे जाके, क्योंकि सीरीज में चार्ज नहीं बढ़ता है, पैरेलल में बढ़ता है, तो पहले को तो 7500 ही मिला। तो अपन को इसी का वोल्टेज निकालते हैं, इसने कितना खा लिया। तो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q/C। V इक्वल टू Q/C। तो Q इसको कितना मिला है, 7500 माइक्रो कूलम, और C इसकी खुद की कैपेसिटी कितनी भाई, पहले नंबर का कैपेसिटर कितना, 5 माइक्रोफेरेड। ये देखो ये था ना भाई, यहाँ से जब जाएगा तो सबसे पहला सामना तो इसी का होगा, तो 5 माइक्रोफेरेड। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो 5 से 7500 हो गए, कितना चढ़, 1500, है ना। मतलब इसकी खुद की वोल्टेज की खपत कितनी है, 1500। तो आपने लगाया कितना था भाई, 200 लगाया था, 2000 लगाया था, कितना लगाया था, 2000। 2000 में 1500 ये पेल गया, इसने खा लिया। तो 2000 में 1500 इसके माइनस कर दो तो आगे कितने बचेंगे, 500। मतलब आगे वाले वोल्टेज कितना होगा, 500। समझ में आया। तो आगे वाले में कितना वोल्टेज जाएगा, 500। तो इसका सही आंसर है 500 वोल्ट। समझ गए ना। तो कुछ भयंकर बड़ी गड़बड़ी हुई भाई साहब, बहुत भयंकर बड़ी गड़बड़ी हुई है। 7500 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेरेड, 1 मिनट 1500 आएगा कि
150 आएगा। 1 मिनट फिर से करते हैं। V इक्वल टू क्यू बाई सी, 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 क्यू बाई सी। क्यू कितना दिया है? 7500। कितना दिया है? 7500 टोटल चार्ज था माइक्रो कूलम, और सी कितना था? 5 माइक्रो फेरेड। इससे ये कैंसिल, तो 5 से कितने बार गया? 1500। तो वोल्टेज जो उसने खुद ने खाया वो कितना खाया? 1500। मतलब इस पॉइंट पे आपने 2000 वोल्ट लगाया था, 2000 के बाद पहला ही इसने 2000 में से 1500 उड़ा लिए, तो अगले पॉइंट के लिए कितना बच गया? 500 वोल्ट। तो चेक करिए, आंसर है बिल्कुल सही वोल्ट है। मैं ही कंफ्यूज हो रहा था, बिल्कुल सही किया हूँ। आंसर है 500 वोल्ट। ठीक है ना? तो देख लीजिए बच्चों सॉल्यूशन आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 चल रहा है, लियो थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी से 1500 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया एलिस? समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ यार। देखो यार क्या तूफानी क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में पहले बोलूंगा। 5 माइक्रोफैराड धारिता की एक संधारित्र को चित्रानुसार संयोजित किया गया। सेल के आंतरिक प्रयोग 0.5 में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्या होगा? अच्छा, मतलब भैया संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, मतलब आपसे ये बोल रहा है कि इसकी जो प्लेट्स आ रही हैं उसके ऊपर चार्ज कितना गिरेगा, ये बताना है। ठीक है ना? पहले मैं आपके सामने पिक्चर बना दूँ। पिक्चर क्या है? देखो बेटा, ये 1 ओम ऊपर लगा हुआ है और ये 1 ओम ऊपर लगा है। टाइम पास है, 1 ओम देके फालतू परेशान कर रहा है। एक्चुअली 2 ओम है, क्योंकि सीरीज में तो 2 ओम हो जाता है ना। तो 1 ओम ऊपर है, नीचे 5 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। ओके, और साथ में इसके 2 ओम है, ये 2 ओम लगा हुआ है। ओके ओके, देन इसके बाद एक सेल लगा हुआ है। ये सेल है, सेल की बैटरी दी गई है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट की बैटरी है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5 ओम, 0.5 ओम। अब बता रहा है कि बताओ इसकी प्लेट के ऊपर आपको चार्ज बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 0 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 25 माइक्रोकूलम। चलो सोचो, 1 मिनट का बता दिया कैसे। चलो देखो भाई कैसे करेंगे। अब ये 2.5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट मारेगी, ये करंट जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट इसमें जाएगी। ओके, और जितना पोटेंशियल इस टर्मिनल के क्रॉस गिरेगा उतना ही पोटेंशियल इस टर्मिनल के क्रॉस ही गिरेगा, क्योंकि ये पैरेलल है। ओके, तो ये चार्ज होना शुरू कर देगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर चार्ज होने के बाद डीसी में क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। कैपेसिटर डीसी में क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। समझ गए ना? चार्जिंग के बाद कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। तो मतलब फाइनल स्टेज क्या आएगी इस डायग्राम की? ये 1 ओम 2 ओम तो लगा ही रहेगा, ये 2 ओम तो लगा ही रहेगा। साथ में ये जो पार्ट है बेटा, ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, मतलब इस टर्मिनल में कोई करंट नहीं जाएगी। कैपेसिटर डीसी में ओपन हो जाता है, और ये 2.5 वोल्ट अपने इस छोटे से इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ लगा रहेगा। मतलब करंट देने का पूरा काम किसका रहेगा? इस रेजिस्टेंस का और इस बैटरी का। तो अब करंट जाएगी। चलो आओ इसमें से निकाल लेते हैं करंट कितनी जा रही है। ओके, बीच वाला 2 ओम भी जाएगा। बीच वाला 2 ओम जाएगा ना? वो क्यों जाएगा? मतलब ये तो साथ में, ये तो उड़ गया, खत्म हो गया, तो ये तो खत्म हो जाएगा पूरा। वो तो ऊपर ब्रांच में कुछ भी अब लगा भी रहे तो कुछ कर थोड़ा ना पाएगा, ओपन है ना, फालतू है वो तो। बाकी कुछ भी लगा दो तो यही ओपन हो गया, तो कुछ करंट ही नहीं जाएगी, यूजलेस हो गया वो। ठीक है ना? चलिए तो निकालते हैं अपन। सीरीज में करंट है I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है? 2.5, और ये 2 ओम और 0.5 ये वाला सीरीज में रास्ते में पड़ेगा जो, तो 2 प्लस 0.5, तो 2.5 कैंसिल हो गया। I इक्वल टू कितने एम्पियर? 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर की करंट जा रही है इस पूरे रास्ते से। ओके, 1 एम्पियर की करंट जो है पूरे रास्ते से जा रही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा। आपसे ये पूछा गया है कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ये वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, क्योंकि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा उतना वोल्टेज मिलेगा। तो यार करंट अपन की आ चुकी है, अपन को वोल्टेज निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है वोल्टेज निकालना। यार ये 2 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज आएगा वही तो इसके अक्रॉस गिरेगा, क्योंकि 2 ओम इसके पैरेलल में है। तो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज तो बहुत ही सिंपल है, वोल्टेज की कैलकुलेशन वही इक्वल टू होता है I इंटू आर। भाई वोल्टेज इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना? 2, करंट कितनी जा रही है? 1, यानी कि कितना वोल्ट गिरेगा? 2 वोल्ट। मतलब इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्ट गिरेगा?
2 वोल्ट। देखो चमत्कार की बात, 2.5 वोल्ट लगी हुई है बैटरी, मगर मिल कितना रहा है 2 वोल्ट, क्योंकि बाकी ये हजम कर गया होगा, है ना। तो ये है, तो 2 वोल्ट मिल रहा है। अब 2 वोल्ट से ही ये अपना चार्जिंग का काम चलाएगा, क्योंकि जब इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी कितना है 2 वोल्ट है, ठीक ना। जब इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी अपने आप में यहाँ पे कितना होगा 2 वोल्ट, ठीक है ना। मतलब इस टर्मिनल के अक्रॉस अपन को 2 वोल्ट का वोल्टेज है। अब क्या होगा देखिए, चलिए तो सवाल उठता है, ये ओपन तब हुआ होगा, ये ओपन हुआ होगा मतलब इसका जो कैपेसिटेंस, इसकी जो वोल्टेज है ये खुद भी 2 वोल्ट हो चुका होगा, तब इसने अपने आप को ओपन कर दिया होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ओपन करने वाला कोई है ही नहीं है, यही ओपन करेगा, क्योंकि वोल्टेज सेव करने की कैपेसिटी इसी के पास होती है। तो 10 वोल्ट से 2 वोल्ट से ये भी चार्ज हो चुका होगा। ओके, मतलब इसकी जो बैटरी है, इसका जो चार्जिंग है कितने तक हो चुकी होगी 2 वोल्ट तक, ओके, ओपन होने के लिए। तो चलिए निकालते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर 2 वोल्ट आ जाएगा। कैपेसिटी कितनी इसकी यार, इसको अपन ने हटाया क्वेश्चन में, देखो कैपेसिटी लिखी हुई क्या 5 माइक्रोफेरेड, कितना हो गया 5 माइक्रोफेरेड। तो 5 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड को यदि आप लिखना चाहो तो 10⁻⁶ लिख सकते हो, खैर कोई बात नहीं, इंटू V कितना है यार अपने पास बताया मैंने 2। ओके, तो आंसर कितना आ गया 5 2 जा 10 माइक्रो कूलम। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम से ये चार्ज हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। एक निरावेशित संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा गया है। संधारित्र को आवेशित करने पर 4 ऑप्शन है। दी गई संपूर्ण ऊर्जा संधारित्र में संचित हो जाएगी, दी गई ऊर्जा की आधी ऊर्जा संधारित्र में संचित हो जाएगी, तीसरा है संचित ऊर्जा केवल संधारित्र की धारिता पर निर्भर करती है, और चौथा संचित ऊर्जा की संधारित्र को आवेशित करने में लगे समय पर निर्भर करती है। चलिए देखते हैं क्या होगा। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व अपन। मगर पहले सुन लीजिए इंग्लिश में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक निरावेशित संधारित्र, मतलब आपके पास एक अनचार्ज कैपेसिटर था, एक अनचार्ज आपने कैपेसिटर था, और उसको आपने V पोटेंशियल से V बैटरी लगा करके चार्ज कर दिया। ओके, V बैटरी लगा करके क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है ना। तो यदि V बैटरी लगा करके चार्ज करते हैं तो इसके ऊपर मान लो कितना आ जाता है चार्ज, Q आ जाता है। कितना आ जाता है चार्ज, Q। जैसे ही आप चार्ज करते हो किसी चीज को तो उसके ऊपर Q चार्ज आ जाता है। तो आपको पता होगा कि टोटल वर्क डन Q चार्ज को किसी जगह पे लाने में जो होता है दैट इज इक्वल टू W इक्वल टू होता है Q इंटू V, W इक्वल टू होता है Q इंटू V। बट आपको याद होगा कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो Q चार्ज से चार्ज करने में या V पोटेंशियल से राइज करने में दैट इज इक्वल टू होती है कि हाफ ऑफ QV। बोलिए यस और नो, गलत कह रहा हूँ मैं, 1/2 Q इंटू V, है ना। यस, तो हाफ ऑफ QV, क्लियर हो गया ना, हाफ ऑफ QV हुआ करती है। मतलब जो एनर्जी है वो टोटल वर्क डन का जस्ट हाफ स्टोर्ड होती है। समझ गए ना, जितना आपने काम किया है उसका आधा, क्योंकि हाफ ऑफ QV आ गई ना। हाफ ऑफ QV को अपन वो लिखते भी हैं हाफ CV स्क्वायर। ओके ना। तो भाई मतलब कुल मिला के जो टोटल एनर्जी है वो हाफ होती है, टोटल एनर्जी इसकी जो है वो हाफ होती है, ठीक ना। अब बट ये कब तक टोटल एनर्जी हाफ होगी, टोटल एनर्जी हाफ तब तक स्टोर्ड होगी जब तक कि वो फुल्ली चार्ज ना हो जाए, जब तक कि वो फुल्ली चार्ज ना हो पाए। समझ गए ना। अगर फुल्ली चार्ज नहीं है, फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब तक, तब ये एनर्जी आएगी फाइनली एनर्जी, नहीं तो अदरवाइज आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो रूल लगता है, रूल लगता है कैपेसिटर की चार्जिंग में, वो चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू टोटल Q नॉट, ये आपको याद होगा V इक्वल टू V नॉट, यस और नो, 1 माइनस e टू दी पावर, है ना, माइनस T/CR। ये होता है इसका कौन सा इक्वेशन, ये इसका चार्जिंग इक्वेशन होता है जब आप चार्ज करते हैं। याद हो गया ना, जब आप चार्ज करते हैं तो इस तरीके से ये चार्ज हुआ करता है, ठीक है ना। मैंने उस दिन डिस्चार्जिंग बताई थी आपको, डिस्चार्जिंग आपको याद है, V इक्वल टू V नॉट e टू द पावर माइनस T/RC, याद आया, माइनस T/RC, क्लियर हो ना। तो अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये चार्जिंग है, ठीक है ना, ये अपने पास क्या है, चार्जिंग है, क्लियर हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है जो आ रहा है वो टाइम पर डिपेंडेंट कर रहा है, टाइम पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यदि मैं इसके चार्ज का इक्वेशन लिखूं,
यदि मैं इसके चार्ज का ही इक्वेशन लिखता हूं, तो चार्ज का इक्वेशन भी बच्चों आप लोग याद रख लें, जो कैपेसिटर की चार्जिंग में जो चार्ज का इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, चार्ज का इक्वेशन बनता है Q इक्वल टू क्यू नॉट टोटल चार्ज 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, टी बाई आर सी। समझ में आ गया? तो ये होता है चार्जिंग के इक्वेशन। अब देखो मैंने क्या बताई, एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू मैंने बोला दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू इंटू वी, हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। अब देखिए ये जो टोटल चार्ज क्यू आ रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पर। किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक ना। तो यदि आप इस फॉर्मूले से जाएंगे 1/2 हाफ ऑफ क्यू इंटू वी से, तो ये क्यू जो है बदलता रहता है, क्यू जो है बदलता रहता है, समझ गए ना, क्योंकि वी भी बदलता रहता है, क्योंकि वी भी बदलता है। वी भी देखा ना आपने चार्जिंग के टाइम में कैसे होता है, ऐसे, ये और नो, स्टार्ट में 0 चार्ज होता है, फिर ऐसे चार्ज होता है, बाद में जाके वी नॉट मैक्स पोटेंशियल पे सेट हो जाता है। तो यदि बेहतर होगा कि हम यहाँ पे 1/2 हम ये क्यू तो रहने दें और वी को लिख लें क्यू बाई सी, जिससे कि सिंगल वेरिएबल में आ जाए प्रॉब्लम। तो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और क्यू यहाँ पे क्या वेरिएबल है, क्यू यहाँ पे वेरिएबल है। तो इस तरीके से आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो चार्ज पे डिपेंड किया करती है, एनर्जी जो है चार्ज पे डिपेंड करेगी, और चार्जिंग जो आना है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर। किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर। तो मतलब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा किस पर, टाइम पर, ठीक है ना, और उससे एनर्जी रिलेट होगी। तो चार्ज डिपेंड कर रहा है टाइम पर और एनर्जी डिपेंड कर रही है टाइम पर, ठीक ना। तो चार्ज से टाइम पे गए और चार्ज टाइम पे वेरी कर रहा है और एनर्जी चार्ज पे वेरी कर रही है, तो एनर्जी भी इनडायरेक्टली टाइम पे डिपेंड करेगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, डी, ओके, है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द टाइम ऑफ चार्जिंग, इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ चार्जिंग। समझ में आ गया ना। तो ये टाइम ऑफ चार्जिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो जो हाफ सी वी स्क्वायर देते हैं ना एनर्जी, एक्चुअली वो इसको यहाँ तक जब तक ये चेंज होता है तब तक इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट मोड। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट, मतलब बदलाव। इसके बाद ये फिक्स हो जाता है, तो ये वी नॉट पोटेंशियल यहीं पे तो आता है, तो उस समय एनर्जी होती है दैट इज इक्वल हाफ, है ना, हाफ सी वी का स्क्वायर। तो वी नॉट तब आप यहाँ पे रख सकते हो, बट बाकी टाइम में यहाँ एनर्जी जो होती है बदलती रहती है, क्योंकि पोटेंशियल बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा तो चार्ज बदलेगा, या चार्ज बदलेगा तो पोटेंशियल बदलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, 25 का आंसर डी आया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पहले हिंदी में पढ़ देते हैं फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। 26 क्वेश्चन देखो भाई। 26 क्वेश्चन है, 50 माइक्रोफैरड धारिता की 50 माइक्रोफैरड धारिता की समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं में 100 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है और उन्हें इस प्रकार अलग अलग कर दिया जाता है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी की दोगुनी हो जाए। तो इस क्रिया में कितनी ऊर्जा का क्षय होगा। ओके, ऑप्शन देख लो, 4 ऑप्शन है, बताना आपको। देखिए क्या सीन है। सबसे पहले कह रहा 50 माइक्रोफैरड धारिता की समांतर पट्टिका संधारित्र की, देखिए मतलब आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू है 50 माइक्रोफैरड, है ना। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू होता है, यदि मीडियम भरा हुआ हो तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक ना। इसकी 50 माइक्रोफैरड दी गई है। अब कह रहा है इसको आप 100 वोल्ट तक चार्ज करते हो, कितने वोल्ट तक, 100 वोल्ट तक। तो जाहिर सी बात है भाई 100 वोल्ट तक चार्ज किया है तो इस पे 100 वोल्ट आ चुका होगा, तो V इक्वल टू 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट इस पे आ गया, समझ गए। अब अपन पहले निकाल लेते हैं भैया कि इसकी एनर्जी कितनी थी, एनर्जी कितनी रही, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी। तो निकाल लेते हैं, फर्स्ट केस में U1 मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ कितना भाई, कैपेसिटी 50 है ना, 50 माइक्रो लिख लो, और V का स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। समझ में आया कि नहीं आया। 50 से कट गया 25, तो 25 माइक्रो यानी 25 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 4, मतलब कितना हो गया 25 इंटू 10 की पावर -2 जूल। ये आ गई एनर्जी, 25 इंटू 10 की पावर -2 जूल एनर्जी आ गई है। क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट की एनर्जी आ गई अपनी, इसको सेव कर लो, नंबर 1 दे दो, ये फर्स्ट पार्ट की एनर्जी आ गई। ओके।
ओके। अब कुछ कह रहा है सेकेंड पार्ट में भी, ये कुछ करने को खोल रहा है, उसको अपन को करना पड़ेगा। अब इनका कहना है कि कह रहा है कि ये जो प्लेट है और इन्हें थोड़ा दूर कर दिया गया है इस तरीके से कि प्लेट को दूर कर दिया गया है। ओहो, आपको प्लेट को दूर, सॉरी बच्चों मैं शायद दिखा नहीं पाया आपको। तो कैपेसिटी इक्वल टू होती के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कैपेसिटी 50 दी गई है, तो V इक्वल टू 100 वोल्ट तक। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी का स्क्वायर 10 की पावर 4। तो सॉल्व करने पर आ गया 25 इंटू 10 की पावर -2 जूल। अब अगले केस में देखो कह रहा है कि ये जो प्लेट है इसको जो है दूर कर दिया गया है, ठीक ना। और दूर कैसे किया गया कि ये जो दूरी है ये बढ़ करके दोगुनी हो जाए, मतलब जहाँ पे D था वहाँ पे क्या हो जाएगा 2D, क्या हो जाएगा 2D। तो आपको पता होगा यदि कैपेसिटी 2D, आपको पता होगा कि C जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। तो D को आप यदि 2 गुना बढ़ाओगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आधी। तो न्यू जो कैपेसिटी आ रही है C डैश दैट इज इक्वल टू कितना, 25 माइक्रोफैरेड। पहले थी 50, अब 50 का आधा कितना हो गया 25 माइक्रोफैरेड। समझ में आ गया ना। अब इसको दूर कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि एनर्जी कितनी होगी। अब देखते हैं एनर्जी कितनी होगी, है ना। बट एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अपन को पोटेंशियल फिर से चाहिए इसके बीच का कि क्या दूर करने पर पोटेंशियल चेंज होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि V इक्वल टू E बाई डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट D होता है। तो अपन को पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट का, चार्ज कंजर्वेशन का कैपेसिटर में। क्योंकि अपन ने चार्ज तो कहीं दिया नहीं है, तो चार्ज कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं कि भैया पहली स्थिति का चार्ज और दूसरी स्थिति का चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। और Q इक्वल टू क्या होता है, C1 V1 इक्वल टू C2 V2। ओके, तो देखिए पहले आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 50 माइक्रो थी। बाद में आपकी कैपेसिटी कितनी होगी, 25 माइक्रो। बोलो यस और नो। पहले आपका पोटेंशियल कितना था, 100 वोल्ट था, और दूसरा पोटेंशियल आपको पता करना है V2 भाई कितना है। समझ गए ना। तो 25 से कितने बार कट गया, 2 बार। तो V2 मेरा जो नया पोटेंशियल आ गया कितना आ गया, 100 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 200 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो नया वोल्टेज आ चुका है दैट इज इक्वल टू कितना, 200 वोल्ट। मतलब वोल्टेज बढ़ चुका है। पट्टिकाओं को दूर ले जाने पर वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पट्टिकाओं को दूर ले जाने पर वोल्टेज बढ़ रहा है। समझ गए ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और वैसे भी समझ में आता है, देखो यार E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर आप दूरियां बढ़ाओगे तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अपने पास कुल मिला करके वोल्टेज बढ़ गया। अब अपन को फिर से एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी U2 इक्वल टू कितना होता है, हाफ CV2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हाफ C। इस बार कितनी हो चुकी कैपेसिटी, 25। कितनी हो चुकी कैपेसिटी, 25। और जो V है वो कितना हो चुका है, 200 माइक्रो, है ना। V इक्वल टू 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर 25 माइक्रो है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो नई वाली एनर्जी निकालते हैं। तो U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 25 माइक्रो इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर कितना 4। 2 से कितना हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया बेटा, 50। कितना आ गया, 50 इंटू 10 की पावर कितना माइक्रो जाएगा, तो 10 की पावर -2 बचेगा। समझ में आएगा ना। तो 50 इंटू 10 की पावर -2 जूल आ गया। देखिए ज़्यादा एनर्जी कब है, पहले की बाद में है। ज़्यादा एनर्जी बाद में है ना, जब प्लेटों को दूर कर दिया गया है। तो ये एनर्जी ज़्यादा है। अब आपको निकालना है चेंज इन एनर्जी, डेल्टा U इक्वल टू बाद वाली एनर्जी 50 इंटू 10 की पावर -2 माइनस इनिशियल वाली एनर्जी 10 की पावर 25 इंटू 10 की पावर -2। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आंसर, 25 इंटू 10 की पावर -2। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपन को करना है ना। चलिए आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 की निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब रॉन्ग को सिलेक्ट करना है ना। अलग अलग विभव पर आवेशित करने के बाद 2 समसम संधारित्र स्रोतों से पृथक करने के बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। हाँ, मतलब कि भैया मान लीजिए आपके पास 2 कैपेसिटर थे, अलग अलग वो चार्ज पे अलग अलग उनको आपने एनर्जाइज किया था, पोटेंशियलाइज किया था, और उनको अलग अलग पोटेंशियलाइज करने के बाद आप उनको ऐड कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो क्या सीन सामने होगा, देखो मान लो पहला कैपेसिटर है जिसका नाम है C1, है ना। अलग अलग विभवों पर 2 सर्वसम, अच्छा कैपेसिटी C थी और इसे आपने V1 पर पोटेंशियलाइज किया। दूसरी ओर दूसरा कैपेसिटर C ही था और इसे आपने किस में पोटेंशियलाइज किया, V2 पर। ठीक ना। अब कह रहा है इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो आपने पहले कैपेसिटर को और दूसरे कैपेसिटर को पैरेलल में
कनेक्ट कर दिया। तो बताना है कि बताइए कि करे जाते हैं, तो इसमें से आपको रॉन्ग है। फर्स्ट है कुल आवेश प्रारंभिक आवेश के योग के बराबर है। कह रहा है कि भैया जो टोटल चार्ज होगा वो उनके इनिशियल चार्जेस के सम का इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। इसके पास चार्ज कितना होगा Q1, इसके पास कितना होगा Q2। तो ऐड होने के बाद चार्ज तो एडिटिव नेचर का, तो नेट चार्ज इक्वल टू कितना होगा Q1 प्लस Q2। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लग रही भाई। 27 में तो बिल्कुल सही है, पहला वाला पार्ट में कोई गलती नहीं है। सेकंड, प्रारंभिक ऊर्जाओं का योग प्रारंभिक पृथक ऊर्जाओं का योग के मान से कम होगा। प्रारंभिक पृथक ऊर्जाओं के योग के मान से कम होगा। देखिए इनका कहना है मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी जो होगी उसका जो वैल्यू होगी वो उनकी इंडिविजुअल एनर्जी से कम होगी। देखिए एनर्जी होती क्या है बेटा, एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि जो इनका एनर्जी है टोटल एनर्जी वो इनकी अलग अलग एनर्जी से भी कम होगी। हाँ बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको क्या पे टोटल कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तब आप निकाल पाओगे भाई। टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 पैरेलल में हो जाएगा, और कॉमन पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा। तो जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो उसके इंडिविजुअल पोटेंशियल से कम आता है, ओके। उसकी वजह से जो टोटल एनर्जी होती है वो इसकी कम हो जाएगी यदि आप ऐड करते हो। तो ये इसका डेरिवेशन भी है। हाँ, कॉमन पोटेंशियल की वजह से एनर्जी कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। देन है नेक्स्ट C पॉइंट, उनके बीच का कुल विभवांतर का मान प्रारंभिक पृथक विभवांतरों के योग से अलग होता है। सही बात है भाई। टोटल कह रहा है कि टोटल जो कॉमन पोटेंशियल होता है V, क्या वो V1 प्लस V2 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता भाई। V1 प्लस V2 नहीं होता है, समझ गए ना। इसका कॉमन पोटेंशियल कुछ अलग ही आता है, वो मैं आपको आगे पीछे क्वेश्चन में निकलवा दूंगा, बता भी दूंगा कि वो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, समझ गए ना। तो लास्ट पॉइंट बचा, हाँ, उनके बीच कुल विभवांतर का मान उनकी प्रारंभिक पृथक विभवांतरों के मान के योग के बराबर होता है ना। कह रहा है कि इनके बीच के कुल विभवांतर का मुझे तो ये एक मिनट डी पूछा है ना। पहला वाला भी सही था, दूसरा वाला भी सही था, हाँ तीसरा वाला भी सही है, क्योंकि इसमें कहा है भिन्न होता है। मतलब कि बेटा ये कह रहा है कि इनका जो टोटल नेट पोटेंशियल आएगा वो V1 प्लस V2 से अलग होता है। तो हाँ सही है, V1 प्लस V2 नहीं होता ना, V1 प्लस V2 से अलग होता है। अब लास्ट वाला कह रहा है कि इनके बीच का जो टोटल पोटेंशियल होता है वो V1 प्लस V2 के सम के इक्वल होता है। तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी इज द रॉन्ग। उन्होंने पूछा रॉन्ग कौन सा है, तो डी इज द रॉन्ग बनेगा, क्योंकि ये जो नेट पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग होता है। समझ में आ गया ना। तो नोट कर लीजिए।